Good morning class. Today we are going to discuss about the importance of carbohydrates. Students, जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में बेसिक हमें दो ही बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है. वन इज़ कार्बोहाइड्रेट एंड द सेकेंड इज़ प्रोटीन. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट में भी स्टूडेंट्स बस हमें बेसिकली व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और क्लासिफिकेशन के बाद हमें डिटेल में बस मोनोसैकेराइड से ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में ही पढ़ना है. ओके. इसके बाद स्टूडेंट्स एक टॉपिक ये इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, फिर हम प्रोटीन के बारे में स्टडी करेंगे. सो कार्बोहाइड्रेट के इम्पोर्टेंस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में बताना चाहेंगे, क्योंकि मे बी स्टूडेंट्स 1 या 2 मार्क्स में ये आ भी सकता है. देयर इज़ नो 100% गारंटी, पर अगर आ जाता है तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ओके. सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. अगर हम डाइसैकेराइड्स की बात करें, बेसिकली जो आपका सेकेंड क्लासिफिकेशन है दैट इज़ ओलिगोसैकेराइड. ओलिगोसैकेराइड के लिए हमने पढ़ा था कि हम ओलिगोसैकेराइड्स किन्हें कहते हैं. तो जहाँ पे हमने देखा था कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो ईल्ड करते हैं कितना 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस. ठीक है. इनको हम क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड. अब इन ओलिगोसैकेराइड्स में भी हम थोड़ा सा डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो फिर वहाँ पे दिक्कत होती है. ओके. और इस डाइसैकेराइड में भी हम सुक्रोज़ के बारे में स्टडी करेंगे, बिकॉज सुक्रोज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सुक्रोज़ आप इसको एक और नाम से जान सकते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज़ केन शुगर. ठीक है. सुक्रोज़ का एक और नाम क्या है, केन शुगर. तो सुक्रोज़ मॉलिक्यूल क्या होता है, जब सुक्रोज़ का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज एक यूनिट में फ्रक्टोज. ठीक है स्टूडेंट्स. अब बेसिकली हमें जो यहाँ पे देखना है वो ये है कि अगर हम सुक्रोज की ही बात कर रहे हैं तो इनके बीच में ये लिंकेज कैसे होता है, मतलब जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो फॉर्म कैसे होता है, और ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है क्या. तो स्टूडेंट्स जैसा कि अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, सुक्रोज की जब हमने हाइड्रोलिसिस की तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल रहा है. स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान देना है कि सुक्रोज का स्ट्रक्चर तब क्या होगा, ऐसा होगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज कंबाइन करके सुक्रोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो हम डिफाइन करते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को एज द 2 मोनोसैकेराइड्स विच आर ज्वाइन टुगेदर बाय एन ऑक्साइड लिंकेज. 2 मोनोसैकेराइड मतलब हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को लेते हैं, ये 2 मोनोसैकेराइड अगर ऑक्साइड लिंकेज के साथ ज्वाइन होते हैं, और ये ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म कैसे होता है, बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. सो ऐसे लिंकेज को हम क्या कहते हैं, ऐसे लिंकेज को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ओके. सो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है दैट इज़ अल्फ़ा डी ग्लूकोज, और ये हमारा फ्रक्टोज मॉलिक्यूल है दैट इज़ बीटा डी फ्रक्टोज. ग्लूकोज कैसे, ये पैरानोज स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है. फ्रक्टोज कैसे, ये फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है. ये दोनों जब ऑक्साइड लिंकेज से कंबाइन होंगे, कैसे, बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है. जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा. अब ये रिमूवल आपको कैसे देखेगा स्टूडेंट्स, इसी वजह से मैंने इस पेज में इसे ड्रॉ करने की कोशिश की. आप यहाँ देख सकते हैं इधर अल्फ़ा डी फ्रक्टोज है, मतलब आप इसको अज्यूम करिए, हम इसको अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में आपको बस कितना सा चेंज आपको करना है, ये जो हमारा कार्बन एटम था, ठीक है, ये जो टर्मिनल कार्बन था ये 6 है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे H है. ठीक है. और ये 6 मेंबर्ड रिंग हो जाएगी अगर हम ग्लूकोज की बात करेंगे. आपको बस जनरली अज्यूम ही करना. आप यह इसी स्ट्रक्चर में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक OH ग्रुप है, ये जो हमारा हाइड्रोजन आइटम इस कार्बन पे दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या था, OH ग्रुप था. ठीक है. और आप बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज में क्या देख रहे हैं, जो हमारा ये कार्बन था इसके पास क्या था, हाइड्रोजन. ठीक है. तो यही हाइड्रोजन
ये जो है हमारा कंपाउंड, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं कैसे, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऑक्साइड लिंकेज जिसे हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, और बेसिकली अगर कभी भी एग्ज़ाम में आता है कि जो सुक्रोज मॉलिक्यूल में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो किन दो मोनोसैकेराइड्स के बीच में फॉर्म हो रहा है, तो स्टूडेंट्स ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के बीच में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट के इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला फैक्टर जो होता है, ये इसेंशियल होते हैं एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी, और हमारे फूड का मेजर पार्ट कंस्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, आप स्टूडेंट्स आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, आपको बचपन से बोला जाता है इट इज़ एनर्जी बूस्टर। अब ग्लूकोज की बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का एनर्जी बूस्टर है, ये हमारे फूड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक रिएक्शन। अगर हम बात करें एक और फैक्टर की, तो जैसे आप डे टू डे लाइफ में आप जब ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं, आप फ्यूल्स का यूज़ करते हैं, उसके थ्रू आप एक जगह से दूसरे जगह से जाते आते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है ये फ्यूल की तरह काम करता है, और जब इसका रिएक्शन हमें देना होता है तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है ये एयर के साथ कंबाइन करके, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर दैट मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, फ्यूल की तरह। अगर हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो ये हमारे बॉडी में क्या करेगा, एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, ये एनर्जी स्टोरिंग मटेरियल भी है, कई फॉर्म में ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर भी करता है। फिर स्टूडेंट्स, हमारे कुछ मोनोसैकेराइड है, यहाँ पे हम लेते हैं जैसे कि डी राइबोस और 2-डीऑक्सी डी राइबोस, ये दोनों क्या करते हैं, ये आरएनए और डीएनए में पाए जाते हैं, हमारे आरएनए डीएनए जो कि न्यूक्लिक एसिड है। इससे पहले आपके सिलेबस में आपको न्यूक्लिक एसिड भी पढ़ना था। सो डीएनए आरएनए दैट इज़ डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए क्या है, रिबोन्यूक्लिक एसिड। सो आपको ये क्या होते हैं, जो मोनोसैकेराइड्स हैं बेसिकली वो डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं। और स्टूडेंट्स, कुछ मोनोसैकेराइड हैं जैसे कि राइबोज है, तो वो क्या है, एटीपी का मेजर कंपोनेंट है, एटीपी दैट इज़ एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, एट लास्ट हम कहेंगे कि ये जो है कई तरीके से रॉ मटेरियल के लिए भी रॉ मटेरियल के तौर पे भी यूज़ होता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, पेपर इंडस्ट्रीज़ हैं, या ब्रीवरेज इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए भी कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा आज के लेक्चर की बात थी। तो अगर हमें कार्बोहाइड्रेट को, अगर आपको इसका एक केमिकल डेफिनेशन या हम कह सकते हैं एक अप्रोप्रिएट डेफिनेशन नहीं भी पता है, फिर भी आप इतना कह सकते हैं कि दिस इज़ अ नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक तरह का नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फूड, शेल्टर, सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। एक मेजर सोर्स है फूड का, शेल्टर के लिए भी, और हम कह सकते हैं क्लोथिंग के लिए भी, क्योंकि फाइबर्स जो हैं जैसे कॉटन फाइबर्स हो गया, ये सारे क्या हैं, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट से ही फॉर्म होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू क्लास।